प्रदेश सरकार की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम अटल जी की बात करते हैं तो भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने 6 दशक तक भारत की राजनीति को एक नई ऊंचाई दी, उसे मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ा। राजनीति में हम किसी भी ओर रहें, लेकिन अपनी धमक और अपनी पहचान को लेकर के हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और अटल जी की ये प्रेरणा, उनका एक संघर्ष, उनका ये संकल्प उनकी कविताओं में भी, क्योंकि वे कवि भी थे, एक लेखक भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक राजनेता भी थे और एक दूरदृष्टा राजनेता के साथ साथ एक अभिभावक के रूप में भी उनका मार्गदर्शन पूरे देश ने लिया है और दुनिया भी उनका उसी रूप में सम्मान करती थी। उनकी कविताएं हर एक उस नागरिक को जिसके सामने चुनौती होती है, संकट होता है, हर उस नागरिक के लिए प्रासंगिक होती हैं और उसके लिए एक नई प्रेरणा भी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी जैसा कवि हृदय और देश के लिए उतना ही दृढ़ हृदय, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने वाला राजनेता, दूरदर्शी राजनेता, भारत की ग्राम्य विकास का हो, भारत के नगरीय कनेक्टिविटी का हो, देश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नए आयाम के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर एक गरीब के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने, अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने का उनका संकल्प, यह निरंतर एक नई पहचान इस पूरी व्यवस्था को देता है। याद करिए, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली, नया जनता पार्टी के अवसान के बाद भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से आगे बढ़ी थी। और उस समय की स्थिति कैसी थी? उस समय भी उन्होंने किस दृढ़ता के साथ काम लिया और उन्होंने उस समय कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। उन्होंने देशवासियों से उस समय कहा था, उस समय उन्होंने कहा था, विरोधियों से कहा था, विपक्षी दलों से कहा था, उन्होंने कहा था, तुम भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। यह केवल एक दूरदर्शी राजनेता ही बोल सकता है। और अटल जी ने सदैव इन कार्यों को हमेशा प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का काम किया। भारतीय राजनीति के ऐसे अजात शत्रु सदैव अटल जी की स्मृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और आप सबसे मैं आह्वान करूंगा, अटल जी की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हर कॉलेजेस में, स्कूल कॉलेजेस में तो प्रतियोगिता की ही है। हमारे विचार परिवार से जुड़े हुए एक बड़े स्थल को, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, कल लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ पधार रहे हैं। यानी यह विचारधारा कहां से आगे बढ़ी है और कैसे भारत को नेतृत्व देते हुए एक नए भारत के रूप में आज हम सबको आगे बढ़ा रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमाओं के साथ ही डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से पूरे विचार दर्शन को आपको वहां देखने को मिलेगा। मुझे लगता है जो भी जाएगा अभिभूत होकर के आएगा। एक बड़ा मंच मिल गया है। अभी मैं कह रहा था, यहां पे हम लोग बैठे थे, कुमार विश्वास जी कह रहे थे कि सभागार छोटा पड़ गया। अगली बार इससे भी बड़ा सभागार आपको राष्ट्र प्रेरणा स्थल कार्यक्रम के लिए मिल जाएगा। वहां का जो ओपन एयर थिएटर है उसमें 3000 लोग बैठ सकते हैं और जो मंच है ना, इस मंच से दुगुना मंच है।
और वहां पर जो मैदान दिया गया है उसमें कम से कम 2 लाख लोग एकत्र हो सकते हैं। लखनऊ का सार्वजनिक का सबसे बड़ा कार्यक्रम, 4000 बसेज और 4 व्हीलर पार्किंग की भी व्यवस्था दी गई है। एक बड़ा कार्यक्रम, यहां से हम जाएंगे मुश्किल से 5 से 7 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे। कल प्रधानमंत्री जी उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे और हम सब के लिए एक बड़ा स्थल मिलेगा कार्यक्रम के लिए, जहां स्थान की कमी नहीं होगी। हर प्रकार के कार्यक्रम वहां पर आगे बढ़ेंगे। अटल जी को कल हम उनके शताब्दी महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, आदरणीय रक्षा मंत्री जी और अन्य गणमान्यों की उपस्थिति में यह राष्ट्र को समर्पित होगा। अटल जी के प्रति हमारी श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि होगी। और अटल जी ने हम सब के लिए यही बात कही है, जो उनकी हमेशा हम सब के लिए एक प्रेरणा रही है कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। यह हर कार्यकर्ता के लिए, विचार परिवार के साथ साथ हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं एक बार फिर से अटल गीत संध्या के इस अवसर पर मैं आप रक्षा मंत्री जी का, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्रद्धेय अटल जी की स्मृति को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। श्रद्धेय अटल जी की पार्टी की स्थापना के अवसर पर इन पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और मित्रों, बिना किसी विलंब के इन पंक्तियों के साथ में कि हम हिंसा के नहीं पुजारी, जन जन में यह प्रण भी भर दें, भय बिन होए न प्रीति मंत्र को, किंतु विश्व में मुखरित कर दें, विष्णुगुप्त की शिखा खोल दें, कौन छली प्रतिकार करेगा, एक बार करवट तो बदले, सारा जग जयकार करेगा। माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी। जब इन्होंने भूमिका बनाना प्रारंभ किया तभी मैं समझ गया कि अब मुझे आमंत्रित करेंगे। इसलिए पहले ही उठकर मैं यहां आ गया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे श्री ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से रमापति राम जी त्रिपाठी और श्री भूपेन्द्र जी चौधरी, और एक को तो परिचय कराने की जरूरत नहीं है, नाम भी न लें तब भी काम चल जाएगा, कुमार विश्वास जी, और यहां की महापौर। मंच पर बहुत लोग, मंचों मैदान में बैठे मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, अटल जी के व्यक्तित्व से हमें परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जन जन अटल जी के व्यक्तित्व से, उनके कर्तृत्व से, बैठने की जगह नहीं है क्या भाई? अटल जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से अच्छी तरह परिचित है। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जब किसी पद पर बैठे होते हैं तो उसके पद के कारण उनका सम्मान होता है, ओहदे के कारण उनका सम्मान होता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि भले ही वह किसी पद पर न हो, उनका सम्मान उनके पद के कारण नहीं होता है, बल्कि उनके कृतियों के कारण होता है, उनके व्यक्तित्व के कारण होता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वैसी ही शख्सियत थे जैसे आप सभी यहां पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। आप जानते हैं 111, तीनों एक 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 हैं, लेकिन पहले का जो एक है उसकी वैल्यू 100 है, 20 का जो एक है उसकी वैल्यू 10 है, और अंतिम में जो एक है उसकी वैल्यू 1 है। लेकिन कौन कहां पर बैठा है इस कारण उसका मूल्यांकन होता है, लेकिन यह चीज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पर लागू नहीं होती है। एक ऐसा अद्भुत उनका व्यक्तित्व था। आज अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। आमतौर पर जब भी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है तो बहुत ही गंभीर होती है और सामान्यतः वो औपचारिक भी होती है। लेकिन जब व्यक्तित्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा जीवंत हो और जिंदा दिल हो मेरे बहनों भाइयों, तो उनकी जयंती भी स्वाभाविक रूप से एक अपना अलग स्वरूप ले लेती है। मैंने देखा है कि जब भी उनकी जयंती का कार्यक्रम होता है
भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों के अंदर एक ललक होती है। और जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन कार्यक्रमों में लोग भाग लेते हैं। यह खुशी की बात है कि इस आयोजन का माहौल मैं मानता हूं न तो औपचारिक है न ही बहुत बोझिल है, बल्कि अपनत्व और आत्मीयता से यह पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे अटल जी का जीवन और उनका व्यक्तित्व था जो हर किसी को छू जाता था, और इसको जीवंत बनाने के लिए मैं समझता हूं कि भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के माने जाने कवि भी यहां पर मौजूद हैं। उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जहां तक प्रश्न था, सार्वजनिक जीवन की उथल पुथल और शोर शराबे में भी कविता के कोमल स्वर को सदैव उन्होंने जीवित रखा है। एक जनप्रिय नेता के रूप में से अटल बिहारी वाजपेयी जी देशवासियों के मन पर अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन उतनी ही गहराई से उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतने में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हम सभी इसे स्वीकार करते हैं। और जब जिन दिनों अटल जी 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, शायद आपको जानकारी होगी कुछ लोगों को, उन्होंने अपनी लोकप्रिय कविता जो पहली लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, यह कविता उन्होंने लिखी थी। और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की उम्र ही क्या होती है, लेकिन उस समय इस कविता को सुनकर बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गजों ने, विद्वानों ने कहा कि यह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति भारत का भविष्य है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में उस समय ही लोगों ने कहा था। सन 1942 में कालीचरण कॉलेज के ओटीसी में कैंप लगा था, और उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरपंच संघ चालक गुरुजी उसमें मौजूद थे। जब उनके सामने उन्होंने यह कविता पढ़ी तो पूरा का पूरा सभागार ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। साथियों, अटल जी से मैं समझता हूं कि लखनऊ के लोग विशेष रूप से, जो कम आयु के लोग हैं उनके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन बड़ी आयु के लोग हैं, अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी रूप में अटल जी के संपर्क में आए हैं। अटल जी की यह बात कोई हम कभी नहीं भूलते। अब बराबर चित्त में मैं बैठा कर रखता हूं, और जहां पर भी मेरा कार्यालय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अथवा जहां कभी बना, अपने रक्षा मंत्रालय में भी इसको लगवा कर रखा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और मैं कहना चाहता हूं, सचमुच यह बात तो हमारे अंदर तक बैठ गई है, और मैं अक्सर सार्वजनिक सभाओं में भी इसे समय समय पर दोहराता रहता हूं। बराबर अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात के लिए सजग रहते थे कि ऊंचाइयों पर व्यक्ति प्रायः अकेला हो जाता है। जब भी बड़ी ऊंचाई हासिल होती है, व्यक्ति अकेला हो जाता है। पद, प्रतिष्ठा और बड़े दायित्व कई बार हमें लोगों से दूर कर देते हैं। यह बोध उनके मन में हमेशा रहा कि ऊंचा होना और अलग थलग हो जाना दोनों एक बात नहीं है। उनकी सबसे जानी मानी कविता ऊंचाई भी, उस कविता का नाम ही उन्होंने ऊंचाई रखा था, ऊंचाई भी इसी भाव को व्यक्त करती है। और यह कविता उन्होंने 1992 में पद्म विभूषण की उपाधि प्राप्त करने के बाद यह लिखी थी। इस कविता में अटल जी ने लिखा है, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले और किसी के संग चले। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा था। और यह कहा जा सकता है मेरे बहनों भाइयों कि अटल जी के जीवन में ऊंचाई के साथ साथ विस्तार भी था। इसी कविता की अंतिम पंक्तियां है कि हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई मत देना। जो अभी अभी हमारे योगी जी ने इस कविता को आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1998 की बात है। अटल जी अस्वस्थ थे और न्यूयॉर्क के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उस समय उन्होंने एक कविता लिखी थी और वह धर्मयुग में छपने के लिए उन्होंने उस समय भेजी थी।
और उन्होंने संपादक को लिखा कि हो सकता है यह पंक्तियां कविता के लायक न हों, लेकिन ये मेरी जिंदगी का दस्तावेज है। भले ही यह पंक्तियां कविता के लायक न हों, लेकिन यह मेरी जिंदगी का दस्तावेज है। और यह कविता अटल जी के विषम से विषम परिस्थितियों में भी कभी हार न मानने वाली भावना का मैं मानता हूं सबसे सुंदर चित्रण है। उन्होंने लिखा था, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिक ठिक ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। कैसा विलक्षण व्यक्तित्व था। और आप सब जानते हैं कि अटल जी जितने गंभीर थे उतने ही विनोद प्रिय थे, और लखनऊ के लोग तो विशेष रूप से उनके इस व्यक्तित्व से परिचित हैं। हंसते हंसते भी अटल जी बहुत ही गंभीर बातें बोल जाया करते थे। एक बार कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वह बहुत फर्म नहीं है, अटल जी आप बहुत दृढ़ नहीं हैं। तो उन्होंने इस अंदाज में कहा, क्यों आपने कहा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप नहीं जानते, भूल गए क्या, मैं अटल भी हूं लेकिन साथ ही बिहारी भी हूं। प्रत्युत्पन्न मति हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। आपातकाल के दौरान में उनकी पीठ में जब दर्द हुआ, उस समय वह हिरासत में थे। उन्हें इलाज के लिए एम्स अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने पूछा कि दर्द कैसे हुआ, क्या आप कहीं झुक गए थे? तो कहा, डॉक्टर साहब जिंदगी में झुकना तो नहीं जानता, कहीं मुड़ गया होगा। इसी बात से प्रेरित होकर अटल जी ने आपातकाल के विरुद्ध एक कविता लिखी थी कि दांव पर सब कुछ लगा है, दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। एक घटना मैं आप सबके रखना चाहता हूं, 2006 की है। कुछ पत्रकारों ने अटल जी से पूछा, क्या इराक ऑयल कॉन्ट्रैक्ट घोटाले में कांग्रेस को बचाने के लिए पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह को बलि का बकरा बनाया गया है? तो अटल जी ने जानते हैं क्या जवाब दिया? ये पूछा लोगों ने, क्या उस पर पर्दा डालने के लिए, उस भ्रष्टाचार पर नटवर सिंह जी को बलि का बकरा बनाया गया था? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं शाकाहारी हूं। बहनों भाइयों, एक बार जब अटल जी पाकिस्तान के दौरे पर थे, ध्यान से सुनिएगा, जब एक बार वो पाकिस्तान के दौरे पर थे, तो एक अविवाहित महिला ने उनसे कहा, उनके भाषण से प्रभावित होकर, आप मुझसे शादी कर लें लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे दें। तो उन्होंने कहा कि मैडम, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान दे दीजिए। गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था अटल बिहारी वाजपेयी में। एक बार जब कांग्रेस के नेता श्री वाई चौहान कुछ समय के लिए जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर दोबारा जब कांग्रेस में चले गए, तो एक रैली के दौरान अटल जी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हमने चौहान साहब से पूछा कि आपने क्या किया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि अब हम घर वापस आ गए हैं, तो कोई उनसे पूछे तो क्या अब तक वो ससुराल में थे? अटल जी के भाषणों की सबसे अच्छी बात यह थी कि जब वो विरोधियों पर भी हमला करते थे, मेरे बहनों भाइयों, कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया। सबसे बड़ी विशेषता वो थी। एक बार हिमाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का नाम आपने सुना होगा। हिमाचल प्रदेश में भाषण करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा, यहां के मुख्यमंत्री भद्र तो हैं लेकिन वीर नहीं है। और इतना कहकर सारी बात उन्होंने समाप्त कर दी। एक महिला ने कहा उनसे कि महिला ने क्या, उनके साथ महिलाएं भी थी, पुरुष थे, तो नवाज शरीफ उसमें से बोल गए थे कि अटल जी आप तो इतने पॉपुलर हैं कि अब तो पाकिस्तान में भी आप चुनाव जीत सकते हैं। आप ये कल्पना करिए, भारत में ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उनके प्रति लोगों का इतना सम्मान था, इतनी लोकप्रियता उनकी थी।
साथियों, 1994 की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग शामिल हुए थे और पार्टी की सदस्यता बढ़ रही थी। तो इस बात को भी अटल जी ने अपनी काव्य शैली में बड़े अनूठे ढंग से बयान किया था। एक सभा में उन्होंने कहा था, यों बड़री अखिया लखी, यों बड़री अखिया लखी, आंखिन को सुख होत, यानी जैसे सुंदर बड़ी आंखों को देखकर आंखों को सुख और आनंद मिलता है, वैसे ही अपने वंश या परिवार को बढ़ता हुआ देखकर मन को अपार खुशी होती है। और जिस समय यह बात उन्होंने कही थी, मेरे बहनों भाइयों, मैं स्वयं उनके साथ था और हम सब के लिए गर्व का विषय है और यह प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारी भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके आज हमारी भाजपा वो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। अटल जी ने लिखा है, चीर निशा का वक्ष, चीर निशा का वक्ष पुनः चमकेगा दिनकर, चीर निशा का वक्ष पुनः चमकेगा दिनकर। वे स्वयं भी सूर्य की तरह भारत की राजनीति के क्षितिज पर चमकते रहे और हमेशा वो चमकते रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ उनकी स्मृति को नमन करते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त कर। बहुत बहुत मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए।